बापू यहाँ ना। बापू मुझे गुड़िया चाहिए। बेटा आज नहीं, दूसरे दिन लेते हैं। बापू पर मुझे गुड़िया चाहिए। मम्मी ना अभी 40 दिन तक मिला है, बापू फिर कभी दिला दे। आजा आजा हाथ मिला, चल पूछ दे। बापू हम इस झूले में बैठ सकते हैं? हाँ बेटा आजा, चलो। ₹5 में 3 लो, 5 इतनी खुश है ना हमारी बच्ची। अगर हमारे पास पैसे होते ना तो गुड़िया भी दिला देते। आप चिंता मत कीजिए, मम्मी ना समझदार है। मम्मीना देखी, डॉक्टर साहब देखिए ना, सब कोई है हमारी बच्ची। साहब हमारी बच्ची को देखो ना क्या हुआ, तब से आंख नहीं खोल रही है साहब। 2 मिनट रुकिए, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाता हूँ, वही देखे कि इनको क्या हुआ। ठीक है मीना, ये बच्चा खोल रहा था। ये पुलिया मम्मी खाना डॉक्टर साहब देखिए ना हमारी बच्ची को क्या हुआ है। बच्ची को जल्दी से अंदर लेके आइए। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बच्ची को? देखिए बच्ची बहुत डर गई है। डॉक्टर साहब मम्मी ना ठीक तो हो जाएगी ना? जी बिल्कुल, 2 दिन के बाद आप इसे यहाँ से लेके भी जा सकते हैं। साहू इंजेक्शन। हम घर जाके आते हैं, रात में रुकने के लिए चादर और बिछौना लेते आएंगे। सुबह का खाना भी रखा है ढककर, वो भी ले आना, रात को काम आएगा। हम यहीं पर ममीना के पास हैं। ठीक है, हम जल्दी आते हैं। ममीना, 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 ममीना,
भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है? इतनी सी है, सांवली सी। नहीं बहन जी, मैं तो नहीं देखा। ममीना, 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 ममीना। क्या हुआ बहन जी, किसे ढूंढ रही हो? वो हमारी बच्ची ममीना, वो मिल नहीं रही है। हम बस 10 मिनट के लिए बाहर गए थे। नहीं मिल रही है, रुकिए हम भी देखते। ममीना, 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 बिटिया, ममीना, ममीना, बिटिया, ममीना, ममीना। ममीना। क्या हुआ फुलिया, तू रो कह रही है? ममीना मिल नहीं रही है। हमने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। झारखंड के खूंटी गांव में खुशनुमा माहौल था और गांव के लोगों की इस खुशी का कारण था वो मेला, जिसे वो हर 7 साल में एक बार बड़े उत्साह के साथ मनाते थे। ये मेला जो गांव वालों के लिए हर 7 साल में खुशियों का कारण था, इस बार वो एक माता पिता के लिए बहुत बड़े सदमे का कारण बनने वाला था। गांव में हुए हमले के बाद ममीना को एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके माँ बाप बच्ची की हालत की वजह से पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन वो तब सन्न रह गए जब भरी दोपहर में ममीना अपने बिस्तर से गायब हो गई। इन सभी सवालों के साथ बिरंची और फूलिया पहुंचे शहर के डीएसपी विनोद तिवारी के पास। सर। यस मेरा कम इन। मीरा, ये बिरांची और फुलिया हैं। आज सुबह कुत्ती गांव के मेले में जो हमला हुआ था, उनमें इनकी बच्ची घायल हो गई थी, जिसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अब वो बच्ची मिल नहीं रही है। मैं स्पेशली ये केस तुम्हें देना चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। आई डोंट केयर, मुझे वो बच्ची चाहिए। यस सर। देखिए, आप लोग भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? सर, मुझे इसके लिए एक अलग टीम तैयार करनी पड़ेगी और सबसे पहले मैं हॉस्पिटल के आसपास के इलाके को छानना चाहती हूँ। प्रोसीड। थैंक यू सर। मुझे तो कुछ देर पहले ही पता चला कि हॉस्पिटल से एक बच्ची गायब है। बच्ची बहुत ही घायल थी, तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी और साहू से कह दिया था उसकी देखभाल के लिए। जी सर, आपने बुलाया मुझे? साहू, यहाँ इस बेड पर आज एक बच्ची एडमिट हुई थी, ममीना। कहाँ है वो? मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक दूसरे काम में बिजी था और तभी मैंने देखा कि ममीना, ममीना। क्या हुआ बहन जी? हमारी बच्ची ममीना, वो मिल नहीं रही है। रुकिए हम भी देखते हैं, आइए। ममीना, 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 ममीना। मैडम जी, जैसे ही मुझे पता चला कि बच्ची खो गई है, मैं भी उसकी माँ के साथ उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची हॉस्पिटल के बाहर अपने माँ बाप को ढूंढते हुए गई होगी और खो गई होगी। एक काम करो, हॉस्पिटल के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारो। अगर बच्ची बाहर गई है तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, नजदीकी कहीं मिलेगी। कम ऑन, क्विकली मूव। यस मैम। मैडम, हमने यहाँ पे आसपास के सभी इलाकों को सर्च कर लिया है, यहाँ पे उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे भी ममीना को बाहर घूमते हुए किसी ने नहीं देखा। इस रजिस्टर में उन सारे पेशेंट्स और विजिटर्स के डिटेल्स हैं जो आज इस हॉस्पिटल में थे। कोई बच तो नहीं गया? मैडम, एक बच्चा बचा है। आप लोग घर जा सकते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चे को? मैडम, बच्चे को डिस्चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, ममीना जिस वार्ड में थी, क्या ये बच्चा उस टाइम उसी वार्ड में था? जी हाँ मैडम। बेटा,
आपके कमरे में एक दीदी थी, उसका नाम ममीना है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ देखा है। अच्छा बेटा, आपने उन्हें लास्ट कब देखा था? साहू अंकल जब भी कचरा लेने आए थे तभी दीदी को लास्ट टाइम देखा। क्या रे साहू, फूलिया के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढ रहा था या किसी और के साथ मिलकर बच्ची गायब कर रहा था? मैडम आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थाने चल, समझ आ जाएगा। साहब जी मैंने कुछ नहीं, मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम साहब जी विश्वास कीजिए। क्या मनु, कैसा है? बकरीद के लिए बकरे खरीद लिए? अरे नहीं उस्मान भाई, अभी कहाँ। अच्छा भाई, हम तो इस बार 5 खस्सी काटेंगे, खूब खिला पिला रहे हैं। लाओ फिर अपना वाला थैला लाओ। ले भाई मनु। अच्छा उस्मान भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो ये बाकी का सब खाली करो। साहब अरे साहब नहीं पता। अरे साहब नहीं पता। कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब बोलेगा नहीं बोलेगा। अरे साहब बोल बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। जल्दी बता, क्या किया ममीना के साथ? कहाँ है वो? मैडम मैंने उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया था ताकि वो होश में ना आ पाए। फिर उसे ट्रॉली में लोड करके कूड़े फेंकने वाले काले थैली में डाल के मगन को दे दिया था। वो सब करने के लिए मुझे सब 500 रुपए दिया करता था। इस 500 रुपए के लिए तूने एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सौदा कर दिया। कितनों के साथ किया ऐसा? इसके पहले 2-3 बच्चियों के साथ किया था मैडम। मगन को दिया था। क्या करता है बच्चियों का? कहाँ ले जाता है इन्हें? मैं सिर्फ काली थैली में डाल के मगन को दे देता था मैडम। वो इसे कहाँ लेके जाता है, किसको देता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। और मगन यही हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करता है मैडम। मैडम मंगल घर पे नहीं मिला, उसके घर से भी कुछ नहीं मिला। आसपास पूछताछ की है, जैसा थैला साहू ने बताया था ऐसा कोई कूड़े का थैला मगनलाल को ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा। मैंने खुद कूड़ेदान चेक किया, खाली था मैडम। विक्रम, तुम इमीडिएटली स्केच आर्टिस्ट के साथ हॉस्पिटल जाओ और वहाँ आसपास के लोगों की मदद से मगन की स्केच तैयार करवाओ। हमें जल्द से जल्द मगन को ढूंढना होगा, तभी पता चल पाएगा कि ममीना कहाँ है। ओके मैडम। मैडम हमारी ममीना कहाँ है, कुछ पता चला? मेला देखने गए थे, अब एक ही बिटिया है हमारी, उसके बिना हम नहीं रह सकते। हमारी मम्मीना को कहीं से भी खोज के ला दीजिए। देखिए प्लीज आप लोग भरोसा रखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी को ढूंढने की। प्रमोद भाई, कैसा माल लाए हो बे इस बार? अरे अभी दिखाते हैं, माल कभी खराब हुआ है क्या? लाभ निकाल। आराम से आराम से। ये ले।
तीनों को मिलाकर 1.5 लाख हुई। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। खबर करवा दूंगा। विक्रम, हर जगह इस मगन की फोटो इमीडिएटली भिजवाओ। हर नाकाबंदी पर भी इसकी फोटो होनी चाहिए। हो सकता है कि लड़कियों को लेकर भागने की कोशिश करे। साहू ने हमें बताया था कि उसने पहले भी बच्चियों को गायब करके मगन के हाथों बेचा था। अगर ये काम बार बार हो रहा है तो ये खेल जरूर बहुत बड़ा है और साहू इसमें सिर्फ एक मोहरा है। हमें शतरंज के खेल की तरह इस खेल में भी असली खिलाड़ी तक पहुंचना पड़ेगा। खैर, कुछ पता चला कि वो कचरे का डब्बा कितने बजे खाली हुआ था? मैडम, कचरे का डब्बा 2 बजे खाली हुआ था और ममीना भी तकरीबन 2 बजे ही गायब हुई है। साहू ने ममीना को एक कचरे के थैले में डालकर मगन को दे दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मगन अकेले इतने बड़े कचरे के थैले के साथ एक भीड़ भाड़ वाले जगह में से अकेले न जा पाया हो और इसीलिए उसने किसी ट्रक का सहारा लिया हो। एक काम करते हैं, जहाँ पे ये कचरे के थैले डंप होते हैं ना, वहाँ पे जाके पता करते हैं। हो सकता है ये बहुत बड़ा एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट हो और ये सारे ट्रक वाले उसमें इन्वॉल्व हों। मैडम 4 या 5 बजे के आसपास तो मोनू आता है अपनी गाड़ी लेके यहाँ कचरा फेंकने। गाड़ी का नंबर है? हाँ, मैंने लिखा हुआ है JH03VE4332। विक्रम, मुझे ये मोनू 1 घंटे के अंदर मेरे सामने चाहिए। ओके मैडम। चलो बाहर निकालो सबको। चलो 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 चलो। चलो अभी नहा धो के चकाचक तो हो गई हो तुम लोग। अभी खाओ पियो और सो जाओ, क्योंकि रात को हमें एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। ठीक है? देख, तेरे ऊपर वेस्ट करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। जितना तू मेरा टाइम वेस्ट करेगा मैं तुझे वेस्ट करती जाऊंगी। मैडम, मगन हमें कचरे की थैलियों में लाल निशानी लगा के देता था। और मगन ही क्यों, कई अस्पतालों से हमें ऐसी थैलियाँ मिलती थी और वो थैलियाँ हम उस्मान भाई को देते थे, उस्मान भाई बंगार वाला। और ये थैलियाँ हमें पकड़ाने के 2000 रुपये मिलता था। इसका मतलब विक्रम, जितना हम सोच रहे थे खेलों से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम एक काम करो, इस मोनू को लेकर उस उस्मान की स्केच तैयार करवाओ और साथ ही मुझे उस्मान की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। ओके मैडम। मैडम, हमारी बच्ची का कुछ पता चल। देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ममीना को ढूंढने की। आप लोग भरोसा रखिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपकी बेटी बहुत जल्द आप लोगों के साथ होगी। हम लोग की जान बसती है उसमें, हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते।
मैडम मैंने यहाँ अच्छे से हॉस्पिटल चेक कर लिया है, यहाँ कभी कोई बच्चा गायब हुआ ही नहीं। हाँ विक्रम, मुझे यहाँ भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है और अब तक इस मगन का भी कुछ पता नहीं चला है। इंस्पेक्टर मीरा ममीना को ढूंढने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही थी, लेकिन ममीना के गायब होने का राज और गहरा होता जा रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 नाम सामने आए, साहू और मगनलाल। लेकिन इंस्पेक्टर मीरा ने जिस खेल को समझना शुरू ही किया था, उस खेल के असली खलनायक कहीं और ही बैठे थे। वक्त के साथ साथ ममीना पर खतरा बढ़ता जा रहा था। जिन बैग्स और बच्चों के बारे में पुलिस को मोनू से पता चला था, उनका उन हॉस्पिटल्स में नामो निशान तक नहीं था। और ऐसे में पुलिस के सामने एक और नाम आया, उस्मान मिर्जा। और अब पुलिस ने उस्मान को खोजने के सारे प्रयास शुरू कर दिए। मैडम ये रहा उस्मान का स्केच। विक्रम, हमें यहाँ के हर कबाड़ी वाले से बात करनी होगी। कहीं ना कहीं उस्मान जरूर हाथ आएगा। देखो, अब तक हमें उन हॉस्पिटल से कुछ नहीं पता चला क्योंकि उनके हिसाब से उनका रिकॉर्ड साफ है। तुम एक काम करो, तुम मोनू को लेकर फिर से उन सारे हॉस्पिटल्स में जाओ। मोनू जरूर उन लोगों को पहचान लेगा जो उसे ये बैग्स दिया करते थे। ओके मैडम। नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं है। नाम क्या था उस आदमी का? आकाश। हाँ सर, इस नाम का क्लिनिक तो है यहाँ, पर वो आज आया नहीं है। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर इंचार्ज कौन है? इंचार्ज तो डॉक्टर सुशांत है, पर वो सिर्फ यहाँ मंडे को ही आते हैं क्योंकि उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाना होता है। आज इस वक्त वो शायद सरस्वती हॉस्पिटल में होंगे। भैया यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा? एकदम नज़रबंद हो गए हैं। ठंडे रहो, बहुत जल्दी तुम आज़ाद होंगे। गुरुजी प्रणाम, हम चलते हैं। प्रणाम, आइए। जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं वहां मंडे के मंडे ही जा पाता हूँ। रोज कई हॉस्पिटल्स में विजिट करने होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस गांव जैसे इलाकों में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। हमारी कोशिश है कि हम इलाकों में घूम घूम कर लोगों में बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करें, और यही वजह है कि मैंने सरकारी डॉक्टर बनकर ये काम करना ज़रूरी समझा। गाँव में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ और इलाज उपलब्ध कराएं। दरअसल ये कई बच्चों के गायब होने का मामला है और इसके लिए हम हर ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। और जो शख्स हमारे हाथ लगा है उसने भी हमें यही बताया कि आपके हॉस्पिटल से उसने बच्चे चुराकर उन लोगों को बेचे। इसलिए हमें ये पूछताछ ज़रूरी समझी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई एम्प्लॉय इसमें शामिल होगा। ये ज़रूर किसी बाहर वाले का काम है, और हमारे हॉस्पिटल से बच्चे अगवा भी नहीं किए गए हैं। हाँ, हॉस्पिटल के आसपास ज़रूर बच्चे खेलते रहते हैं, हो सकता है उनमें से किसी को अगवा किया गया। मैडम मैं डॉक्टर सुशांत से मिला, बातचीत से काफ़ी अच्छे इंसान लगे, जनहित के काम भी करते हैं। मैडम उनके हिसाब से उनके हॉस्पिटल से ये बच्चे गायब नहीं हुए। विक्रम, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो कूड़े का सामान खरीदते बेचते हैं। उसमें से एक उस्मान को जानता था। उसने ये कहा कि एक वक्त ऐसा था जब उस्मान सड़क पर से प्लास्टिक के बॉटल्स ढूंढकर बेचता था, और आज उस पर पैसों की बारिश हो रही है। उसे उस्मान के घर का पता तो नहीं मालूम, लेकिन उससे मुझे उस्मान के दुकान का एड्रेस मिल गया है। फौरन एक टीम तैयार करो, हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। ओके मैडम। इधर देखो, तुम इधर जाओ।
मैडम यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर आ। ये गैराज तेरा है? हाँ। इस आदमी को कहीं देखा है? तुम्हारे गैराज में गाड़ी ठीक करवाने आया था। हाँ, ये आया था गैरेज पे। इसका नंबर है? हाँ, नंबर है। डिलीवरी के टाइम उन्होंने मुझे फोन किया था। निकालो। चलो प्रेस चलो। मैडम उस्मान की कॉल डिटेल आ चुकी है, यही मानेर गांव में छुपा बैठा है। इमीडिएटली मानेर के लिए निकलते हैं। मूव। चल चल, घर और टेम्पो चेक करो इसका। मैंने क्या किया? चल। मैडम, इस केस में आया हर मोड़ चौंका देने वाला था, जो इस केस को एक अप्रत्याशित दिशा में ले जा रहा था। पुलिस जिस उस्मान मिर्जा की तलाश कर रही थी वो उस तक पहुंचे तो थे, लेकिन वहां उन्हें मिली मगन लाल और 2 और लोगों की लाशें। ये वो लोग थे जो बाकी के हॉस्पिटल से मोनू को लड़कियां सप्लाई करने का काम करते थे। इन तीनों की मौत इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि यह संगठन कोई आम संगठन नहीं है। आखिर ये माजरा था क्या? क्या इन तीनों को मिर्जा ने मारा था? क्या होने वाला था ममीना के साथ? आखिर कहां थी ममीना और क्या हुआ था ममीना के साथ? इन तीनों की बॉडी से हमें पॉइजन के हैवी डोज मिले और ये पॉइजन इन्हें जबरदस्ती नहीं पिलाया गया है, क्योंकि इनके बॉडी से हमें अनडाइजेस्टेड फूड मिला है। खाने में इन्हें जहर देकर मारा गया है। मैडम मैंने इनकी फोटोज को क्रॉस चेक किया, बाकी के 2 लोगों को मोनू ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ये वही लोग हैं जो दूसरे हॉस्पिटल से लड़कियां सप्लाई किया करते थे। हमारे पहुंचने से पहले उस्मान ने इन सबको जहर देकर मार डाला, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग हाथ आ गए तो उसका भांडा फोड़ होना ही है। मैंने मुंह खोला? नहीं मैडम, अभी तक नहीं। चल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं वो लड़की प्रमोद को देता था, पर वहाँ कसम मैंने पहले लड़की को नहीं मारा। मुझे तो प्रमोद ने बोला था कि उन लोगों की लाशों को उठा के कहीं ठिकाने लगा दूं। इन लड़कियों को किस गिरोह के लिए उठाता था तू? मैडम मेरा काम सिर्फ बच्चियों को आगे पहुंचाने का था, फिर किसके पास जाती थी मुझे नहीं पता मैडम। हाँ बस इतना पता है कि उन्हें किसी फार्म हाउस में रखते थे, फिर वहां से कहीं और लेके जाते थे मैडम। बस इतना ही पता है। सर, जिन लोगों की बॉडीज हमें उस्मान के घर के बाहर टेम्पो में मिली थी, उन सबको खाने में जहर देकर मार डाला गया था। उस्मान से इतना तो पता चला है कि उनको ये बॉडीज ठिकाने लगाने के लिए किसी प्रमोद ने बोला था। हो सकता है ये प्रमोद भी इन सब में शामिल हो। सर, मुझे तो ये सब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम लग रहा है। इस लेवल की प्लानिंग, इस सफाई के साथ एग्जीक्यूशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी चला रहा है, नो डाउट बहुत शातिर है, वरना अपने ही लोगों को खत्म कर देना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इस केस में उस्मान हमारे पास एक कड़ी है, वो सिर्फ एक प्यादा है। इसके पीछे के असली चेहरे से हम लोग बहुत दूर हैं। सर, उस चेहरे तक पहुंचने के लिए हमें उनके प्यादों में अपना एक प्यादा घुसाना होगा, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।
तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, पर व्हाट्स द प्लान? ये तो बहुत रिस्की है। सर, इस वक्त हमारे पास उन बच्चों से बढ़कर और कोई बड़ा रिस्क है नहीं। ममीना और बाकी बच्चियों के घर वालों के साथ हम आंख से आंख मिलाकर देख नहीं पाएंगे अगर उनमें से किसी भी एक बच्ची को कुछ भी हो गया तो। बाबू मुझे गुड़िया चाहिए। बेटा आज नहीं, दूसरे दिन ले लेते। बाबू पर मुझे गुड़िया चाहिए। मेरा एक काम करेगा? तेरी सजा कम करवा दूंगी। हाँ मैडम, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। एक लड़की है, बेचेगा? यही आता ना हर बार, या कोई और भी अड्डा है तुम लोगों का? नहीं मैडम, आएगा वो, यहीं पे आएगा। क्या है उस्मान? ये क्या है? आज हॉस्पिटल से कोई माल नहीं? नहीं भाई पर ये है ना, इसके ससुर ने इसको बेच दिया। क्या है ना, इसका पति नशेड़ी था, मर गया पी के। चलो। चलो खा पी लो और जाके सो जाओ। रात में हमें जाना है बहुत दूर। सर, मीरा मैडम ने कहा था कि वो हमें सिग्नल देंगी, उसके बाद ही हमें अंदर जाना है। हाँ, माल आ चुका है, डिलीवरी आज रात में है। डरो नहीं, मैं तुम लोगों को बचाने आई हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से। बाहर पुलिस खड़ी है, वो इन बदमाशों को पकड़ लेगी, लेकिन उससे पहले हमें पुलिस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग सब एक एक करके धीरे धीरे छत तक जाएंगे, ठीक है ना? देखो घबराओ मत, मैं हूं ना,
विक्रम, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, मीरा का कोई सिग्नल नहीं आया। एक काम करो, फार्म हाउस के पीछे वाली टीम से कहो कि वो फार्म हाउस के पीछे से अप्रोच करें। सभी लोग फार्म हाउस की तरफ अप्रोच करो। मूव। इन लोगों ने खुद ही अपनी जान ली है। मीरा और बच्चों को इन लोगों ने यहीं कहीं छुपा रखा है। विक्रम, पूरे घर की तलाशी लो। सर। ममीना और बाकी की बच्चियों को वापस लाने के लिए मीरा ने खुद को मिर्जा के हाथों बिकवाया। उसका उठाया गया एक कदम एक मिसाल था, लेकिन मीरा को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो अपने आप को कितने बड़े खतरे में डाल रही थी। लेकिन इससे पहले कि मीरा बाहर खड़ी अपनी टीम को कोई भी सिग्नल दे पाती और डीएसपी विनोद तिवारी अंदर आकर उन सभी को बचा पाते, मीरा और बाकी की बच्चियों को जंगल के रास्ते किसी और जगह के लिए रवाना कर दिया गया। अब जहां मीरा को लाया गया था वो कोई आम जगह नहीं थी। वहां पहुंचते ही मीरा को पता चल चुका था कि उसका मुकाबला किसी आम चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह से नहीं, बल्कि झारखंड के कुख्यात अपराधियों से है। कभी कभी तो हम सोचते हैं तुम में इतनी ताकत आती कहाँ से है? ताकत आती नहीं, पैदा की जाती। तो क्या जो कुछ भी हम तुम्हारे लिए करते हैं वो सिर्फ तुम में एक ताकत पैदा करता है? उसकी वजह से क्या हम कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते? घोड़े के पैर में अगर कील ठोक दी जाए वो दौड़ना तो दूर, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता है। और तुम जिस बच्चे की बात कर रही हो वो हमारे गिरोह के लिए कील साबित होगा, हमारे गिरोह की बर्बादी में ठोकी हुई आखिरी कील। पर हमारा तो बहुत मन होता है कि हमारा भी एक बच्चा हो, अब चाहे वो कील ही क्यों ना साबित हो। ये दर्द भी हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगा। पूर्णिमा, इंसान की आबादी और बर्बादी के पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो वक्त को काबू में कर ले या खुद वक्त के काबू में आ जाए। और करण को तो आज तक वक्त भी काबू में नहीं कर पाया है, तो कोई और चीज भला क्या है। हुकुम माफ कीजिए,
हम बाद में आते हैं। सिर्फ तुम बाद में आना। सर ये रेडियो मॉडेम जो हमें फार्म हाउस से मिला है, रक्सली से अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर इसकी पावर 300 मेगाहर्ट्ज है। फिलहाल इन्होंने अपने रेडियो मॉडेम्स को चेंज किया है, जिसकी वजह से काफ़ी दूर तक बातचीत कर सकते हैं। सर हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। शुरुआत में हमें ये लगा था कि ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गैंग का होगा, पर अब केस काफी सीरियस हो चुका है। इस केस का कनेक्शन रक्सलियों से है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुझे सरकार से स्पेशल परमिशन लेना होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद की भी जरूरत होगी। तब तक तुम इस मॉडम पे नजर रखो। हो सकता है मीरा हमें कोई सिग्नल भेजने की कोशिश करे या फिर हम उनके कोई सिग्नल को कैच कर पाए। राइट सर। ममीना, मैं तुम सबको यहाँ से ले जाने आई हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, और तुम्हारे अम्मा बापूजी अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे अम्मा बाबूजी वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप कौन हो? समझ लो मैं एक दीदी हूँ, और तुम्हारी दीदी तुमसे कह रही कि अब तुम्हारे साथ और कुछ नहीं होगा। चलो, हुकुम ने तुम लोगों को बुलाया। सारा सामान ले लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ हुकुम, सारा सामान ले लिया, कुछ नहीं रह गया। हुकुम, नया माल। तुम्हारी जगह यहाँ भीड़ में नहीं, कहीं और है। कनन, जो कि इस पूरे उग्रवादी गिरोह का मुखिया था, उसने इन बच्चियों को सिर्फ इसलिए अपने कब्जे में रखा था ताकि वो उन्हें अपनी भूख का शिकार बना सके। जो कुछ भी वो कर रहा था उसे बयां करने के लिए अमानवीय शब्द भी छोटा था। उसकी सोच घटिया थी और उसकी ये धारणा बिल्कुल गलत थी कि बंदूक की नोक पर वो जो चाहे करवा सकता है। मीरा अब इस गिरोह में थी। खतरा बहुत था, लेकिन मीरा डरने वालों में से नहीं थी। पर क्या मीरा अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या मीरा इन मासूम बच्चियों को बचा पाएगी? क्या कनन को उसके किए की सजा मिलेगी?
मैडम की आवाज़ है। इसका मतलब मीरा मैडम सेफ है। ये लोकेशन कहाँ पर है? एक सेकंड सर, ये सिग्नल तो भानगंज जंगल से है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। विक्रम, जल्दी से सारी फोर्स को रेडी करो, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सर। मेरे हमारे साथ बस तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सीधा अपने माँ बाबा के पास जाओगे। मीना, मेरी बात सुनो। हाँ, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना इन लोगों को शक हो सकता है। कहाँ गई थी तू? बस यही नीचे। मीरा को हुकुम ने बुलाया है। आपने बुलाया? अब तक मेरे दिमाग पर सिर्फ मौत का नशा था, और जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारी ये महक, लगता है तुम मौत से भी बड़ा राज हो। शेखर की लाश मिली है नीचे, किसी ने उसका सर कुचलकर हत्या कर दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारी पहरेदारी इतनी मजबूत है कि हवा भी हमारी इजाजत के बगैर नहीं चलती, फिर ये कैसे? कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि हवाओं में किसी और की महक फैल गई है? क्या मतलब? मतलब ये है कि जहाँ शेखर की लाश मिली है, मैंने इस लड़की को वहीं से आते हुए देखा। मुझे लगता है कि सब कुछ इसने ही किया है। जल्दी बता, सच क्या है? हुकुम, मैंने शेखर को आखिरी बार ममीना के साथ देखा था। रुक जाइए, मैं बताती हूँ। मैं दरअसल नीचे गई थी, उस दौरान मुझे लगा कि शेखर किसी से बात कर रहा है। गौर से सुना तो पता चला कि वो पुलिस के साथ ही बात कर रहा था। वो आपके सर पे लगे 5 लाख रुपए के इनाम के लालच में आ गया था। वो पुलिस को इस जगह का पता दे रहा था। मैं सुन रही थी और तभी उसने मुझे देख लिया सुनते हुए। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की। मैं मानती हूँ कि मैंने शेखर को मारा, लेकिन वो 5 लाख रुपए में बिक चुका था। मुझे बगल में रखा हुआ हथियार दिखा और मैंने उसी को उसके सर पे मार दिया। लाओ रे शेखर की बंदूक लाओ। ये अपनी जान बचाने के लिए बातें बना रही है। इसे अभी के अभी खत्म कर दीजिए। सच है, झूठ लगे तो इस गलतफहमी पर भी आप मेरी जान ले सकते हैं। आप इस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग नॉर्थ साइड से कवर करेंगे। डोंट शूट अंटिल आई से। हम उन्हें सरेंडर करने का एक मौका देंगे। तेरी बातें सिर्फ बोली हुई हैं, लेकिन इसने करके दिखाया है। इसने साबित कर दिया है कि ये सच्ची है। अब कोई भी इसकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा।
हुकुम, पुलिस हुकुम। कितने हैं वो लोग? पूरी फौज है हुकुम। सारे हथियार उठा लो और एक एक लड़की के साथ जंगल में चारों तरफ फैल जाओ। इससे उन्हें हमें ढूंढने में परेशानी होगी। जल्दी करो। पुलिस वालों के साथ कमांडो के लोग भी होंगे। अगर इनमें से एक भी बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो हमें यहाँ से ये लोग किसी भी हालत में निकलने नहीं देंगे। कमांडो या आर्मी, अकेला कनन इनके सौ पे भारी है। मैं जानती हूँ कि आप अकेले इन सब पर भारी हैं, लेकिन जरा अपने गिरोह की सोचिए। मैं तुम जैसी बात कहा है 5 मिनट में गिर जाएंगे सारे के सारे। मेरे ख्याल से हमें सब लड़कियों को सुरक्षित रखना है। तुम कहो तो मैं इनसे बात करूं? रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए हमारे साथ कई मासूम बच्चे हैं, हमें यहाँ से निकलने दीजिए वरना एक एक करके हर बच्ची को मार दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम तुम्हें जाने देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि इन बच्चों को कुछ नहीं होगा? ये हमारे गिरोह के मुखिया कनन के मुंह से निकली हुई बात है। एक बार को दिन रात में भी बदल सकता है पर ये नहीं बदलेंगे। Guns down. Move back. ये क्या सर, हमने इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारी पहली प्रायोरिटी कन्नन को पकड़ने से ज्यादा बच्चियों की सुरक्षा है। और जहां तक मीरा को मैं जानता हूं, मीरा हरगिज ये नहीं चाहेगी कि बच्चियों को एक भी खो जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे सर? अब हम पूरी तैयारी के साथ इंतजार करेंगे मीरा के अगले सिग्नल का। कन्नन हमेशा ऐसे दर्शाता था जैसे कि वो बहुत निडर है, लेकिन जो इंसान छुपने के लिए छोटी मासूम बच्चियों का सहारा ले वो कभी भी निडर नहीं हो सकता। जो कुछ भी कन्नन कर रहा था वो एक बीमार दिमाग की उपज थी और इस बीमारी को काबू में पाने के लिए मीरा ने उसका विश्वास जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि मीरा अच्छी तरह से जानती थी कि जितना कन्नन उस पर विश्वास करेगा मीरा के लिए उसे हराना उतना ही आसान होगा। मीरा, ये लड़कियां हमारी ढाल तो थीं, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग ने तलवार का काम किया है। सिर्फ लड़कियों के सहारे वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। मुझे नहीं लगता कि पुलिस इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगी। हमें इन लड़कियों को सुरक्षित रखना होगा, बिल्कुल सुरक्षित। कम से कम तब तक जब तक ये सब कुछ शांत न हो जाए। मेरी मानिए तो अपने आदमियों से कहकर इनका उठना बैठना अलग करवा दीजिए। कहीं इनके साथ किए गए जोर जबरदस्ती की वजह से इनमें से किसी एक की भी तबीयत बिगड़ गई तो हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इन लड़कियों को अगर हम ठीक रखें तो इन्हें हम आगे भी ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीरा। जब तक मैं पुलिस वालों से अपने लोगों की मौत का बदला नहीं लेता तब तक इन लड़कियों को अपनी ढाल बनाकर रखना होगा। इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर हमने उनके अड्डे को अच्छे से खंगाला है। सर वहाँ काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ मिली हैं।
जैसे प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन पिल्स। सर वहाँ हथियार तो कोई नहीं मिला, शायद हथियार वो अपने साथ ही ले गए। सर वहाँ एक सैटेलाइट फ़ोन मिला है, वो फ़ोन मैंने इंटेलिजेंस टीम को दे दिया। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि रक्सली उस फ़ोन से किसे फ़ोन किया करते थे। रक्सलियों को भारी मात्रा में आर्म्स प्रोवाइड करने वाला तक हमें पहुंचना पड़ेगा। अगर हम उनकी इस सोच को खत्म कर दें तो शायद इनके साथ साथ कई और गैंग्स को भी पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। हुकुम पुलिस प्रमोद तक पहुंच चुकी है और उस्मान को भी ना कई बार पुलिस की गाड़ी में देखे हम। हमको तो लग रहा है उस्मान के ही रास्ते प्रमोद तक पहुंची होगी पुलिस। उस्मान को कहाँ छुपा कर रखा उन लोगों ने? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आओ। उस्मान का कुछ पता चला? मैं गांव के हर दरवाजे पर पोलियो की दवा पिलाने के बहाने गया। जो मुझे फोटो दी गई थी उस तरह का एक आदमी मुझे एक घर में दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ 2 लोग और थे और लग रहा था वो पुलिस वाले हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं हम। प्रणाम। प्रणाम। साहब हमारी मम्मी ना कब आएगी? कैसी है वो, किस हालत में है? तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और हमारी ऑफिसर मीरा के साथ में है। अब इससे ज्यादा इस वक्त मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। मीरा दिन रात उसके साथ है और उसे वापस लाने में लगी हुई। साहब और कब तक हमें ऐसे रहना पड़ेगा? पता नहीं, डीएसपी साहब को लगता है कि तुम नक्सलों के निशाने पे हो। क्यों उस्मान, अकेले अकेले पूरी बिरयानी खाएगा? हमें भी न्योता दे दिया होता। हमारी तो हर भूख का इलाज तू ही है ना। ये वो पुलिस ने मेरे को ठूस 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 पेट भर के खा और ठूस। ये खाना तुझे आखिरी बार नसीब। बिरयानी के साथ इसे भी चौराहे पर लटका दो ताकि लोगों को पता चले जो पुलिस की बिरयानी खाएगा उसे हमारी गोली भी खानी पड़ेगी। हेलो, सर लाश पर से चिट्ठी मिली है। जो भी मेरे खिलाफ पुलिस का साथ देगा उसका हाल यही होगा। विक्रम, एक टीम तैयार करो। इस वक्त इस गांव में दहशत का माहौल है और हमारे होते हुए दहशत का माहौल नहीं रहना चाहिए। हुकुम, हुकुम। पुलिस मेरे लिए गड्ढा खोद रही थी, लेकिन सच तो यह है कि वो लोग खुद गड्ढे में जा गिरे। पूर्णिमा में चाहता था कि मुझे वो सारे पुलिस वाले एक साथ मिले जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, क्योंकि गीदड़ों का शिकार झुंड में करने में मजा आता है। और ठीक वैसा ही हुआ। मैंने उस्मान को मारकर एक तीर छोड़ा था, उन्होंने हमारे 2 मारे थे। 2 के बदले उनके 20 मारूंगा ताकि उन्हें भी पता चले कनन चीज़ क्या है। पुलिस की नसों में खून नहीं, कनन के नाम का खौफ दौड़ेगा। और पूर्णिमा, इस बार मेरे साथ मीरा भी होगी।
हथियार ऐसे उठाते हैं। पकड़ो। ऐसे नहीं, इसे याद रखो। एक आंख बंद करो। शिकार करते वक्त एक बात याद रखना, नजर शिकार पर हो लेकिन ध्यान चारों तरफ होना चाहिए। लेकिन हमारा शिकार होगा कौन? बहुत सी चीजें तय करना बाकी है, बस तुम अभी इतना समझ लो, इस बार जंगल में कुछ शिकारी खुद शिकार बनने वाले हैं। गोली चलाओ। कनन अपना जाल बिछा चुका था और उसके इरादे काफी खतरनाक थे, पर मीरा वहां उसके साथ रहकर उन मासूम बच्चियों को बचाने की तरकीब सोचने में लगी थी। बड़ा सवाल यह था कि अब तक अपनी चालाकी से बचता आया कनन क्या इस बार पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा या वो फिर से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। और इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से उनका इस खेल में पलड़ा भारी हो गया। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। सुशांत, एक दवाइयों की लिस्ट बना ले जो गहरे घाव और दर्द में आराम देती हो, क्योंकि तेरा खेल अब खत्म। पहली बार जब तुझे प्रणाम करते सुना था तो ध्यान नहीं दिया, पर तेरे कॉल डिटेल्स ने तेरे राम प्रणाम सलाम सबका मतलब समझा दिया। रक्सलियों से मिला हुआ है ना तू? तेरे कोड वर्ड्स से ना ये उनसे बात करने के लिए। चल, अब कुछ कोड वर्ड्स हम भी तुझे सिखाते हैं थाने ले जाके। ले चलो इसे। सर सुनिए। हाँ साहब, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ और उन लोगों का इलाज भी मैं ही किया करता हूँ सर। सुशांत, ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी जब रक्सलियों के अड्डे से हमें वो दवाइयाँ मिली। वो दवाइयाँ जिस मेडिकल शॉप से ली गई थी वो ठीक तेरे हॉस्पिटल के बगल में है। चल जल्दी से अब वो बता दे जो हम सुनना चाहते हैं। बोल। रक्सलियों का सरदार है कनन। कनन खौफ का दूसरा नाम है सर। मैं उसके लिए काम करने से मना नहीं कर सकता था। मैं हॉस्पिटल में काम करने वाले वर्कर्स के साथ मिलकर लड़कियों को उस कचरे के बैग में सप्लाई किया करता था। कनन के लोग आए, मुझसे कहा कि मैं उस्मान को ढूंढ निकालूं। मैंने पोलियो के बहाने सारे घरों को छानना शुरू किया। मेरे पास में बस उसकी तस्वीर थी। उस्मान का ठिकाना देखने के बाद मैंने उसी आदमी को जो पहले भी आ चुका था, उससे मैंने उस्मान का पता बता दिया। ये आदमी ही मेरे और कनन के बीच बात होने का जरिया है। अब तुम हमारे लिए काम करोगे सुशांत। तुम्हारी डिग्री तो कैंसिल होगी, पर अगर हमारे साथ काम करोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी बच जाए। अब ये आदमी जो तुम्हारी बात कनन तक पहुंचाता है, ये जब भी आए तुम फौरन हमें बताओगे। यह है पोस्ट ऑफिस, इसके पास से कच्चा रास्ता जाता है। हम लोग यहाँ से जाएंगे और ये है पुलिस चौकी। इसे हम चारों तरफ से घेर लेंगे। अंदर जाने के दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। आधे इधर से जाएंगे और आधे इधर से। अब तक उन लोगों ने हमें घेरा था, अब हम उन्हें घेरेंगे। कल शाम के सूरज के साथ उनकी जिंदगी का सूरज भी ढल जाएगा। और मीरा, तुम मेरे साथ रहोगी।
लो पानी पी लो, पानी पी लो। आराम से, आराम से, आराम से। ममीना की तो तबीयत सुबह से बहुत खराब है, उल्टियाँ हो रही है उसे। फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और अभी असम की तैयारी नहीं करोगी? मैं इसको जल्दी डॉक्टर के पास से दिखा करके लेके आ जाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। ठीक है। शंभू जी हुकुम। तू मीरा के साथ जा और इस लड़की को डॉक्टर के पास दिखा करा, और जल्दी आना, किसी को शक ना हो। ए सुशांत, खड़ा बात कर, उठा फोन। हेलो, हाँ हाँ, अभी आ रहे हो? हाँ ठीक है। हाँ इलाज कर रहा हूँ। हाँ मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मुझे लगता है तापमान रात को 85 होगा और सुबह 23। 85-23? हाँ, मुझे जो लगा मैंने वो बोल दिया। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं। ममीना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ आज ही, फिर शाम को हम तालाब से 8-10 मछलियां पकड़ेंगे और आज ही पका के खाएंगे। ये क्या मछली खाना लगा रखा है? फटाफट दवा लो और निकलो यहाँ से, और भी काम है मुझे। ये एक गोली दिन में 2 बार। ठीक है। अच्छा, ममीना को तो कुछ भी नहीं हुआ था, और मुझे समझ में नहीं आता कि आपने उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया। और वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, बुखार, मछली पकड़ना है, पकाना है, खाना है। चारों तरफ फैल जाओ। कनन, चुपचाप सरेंडर कर दे, इसी में तेरी और तेरे बाकी बंदरों की भलाई है। मैंने कहा था मीरा, वक्त को मैंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। करण को पकड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे तो शुरू से इस पर शक था, मैंने तुम्हें बताया भी, लेकिन तुम इसकी बातों में आ गई। अब किसी भी बात का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग हैं। मुझे तो मेरी जान की परवाह है नहीं, और जहाँ तक मुझे पता है पुलिस ने यहाँ के हर एग्जिट पॉइंट पर अपना पहरा लगा दिया है। तू अब नहीं बचेगा। हम तुम्हें खुद को कानून के हवाले करने का एक मौका दे रहे हैं। अगर तुम चाहो तो आज बिना किसी खून खराबे के तुम्हें और तुम्हारी गैंग के लोगों को हम यहाँ से ले जा सकते हैं। आइयो, लेके जाओ इसे। चलो, लेके जाओ। मैडम आप ठीक तो है ना? जब से आप रक्सल्स के साथ थी, हमारी टीम चैन से नहीं बैठी। विक्रम, हमारी पूरी टीम ने बहुत बहादुरी के साथ कनन नाम के इस रावण को जड़ से उखाड़ फेंका है। थैंक यू, तुमने मेरे इशारे को बहुत अच्छा समझा था। वो क्लू बड़ा अच्छा था।
तापमान के जरिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बताना। सर मुझे तो वो आइडिया तब आया था जब मैं ममीना को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके गई थी। मुझे वहाँ पे उनका एक मैप दिख गया था। कनन इतना शातिर है, उसको पूरा इलाका रटा हुआ है और उसने अपना प्लान किसी को नहीं बताया था, सब कुछ उसके दिमाग में था। मछलियों की बात तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि हम नदी के रास्ते आने वाले थे और 10 मछलियाँ मतलब 10 रक्सल। और सर मीरा मैडम के साथ काम करते हुए मुझे इतना वक्त हो गया है कि इनके दिए इशारे समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, और हम ही जानते थे कि इनके इशारे सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। मैडम, हम लोग तो उम्मीदें खो दिए थे। प्लीज प्लीज नहीं, आपने हमारी बेटी को बचा लिया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ममीना और बाकी की बच्चियों को बचाने के लिए मीरा अपनी जान पर खेल गई। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने कनन जैसे कुख्यात अपराधी का डटकर सामना किया। अब तक दुनिया से बचता आया कनन आखिरकार मीरा के फेंके हुए जाल में जा फंसा। इस केस में मीरा ने जिस बहादुरी से काम करते हुए बेकसूर बच्चों को बचाया, उसके लिए क्राइम पेट्रोल उन्हें सलाम करता है। कनन और उसका गिरोह अब पुलिस की हिरासत में है। उसके गिरोह से बचाई गई बच्चियों के लिए मीरा अब एक प्रेरणा स्रोत है। इस केस में हम सबके लिए सीख है कि गलत विचारधारा और विकृत मानसिकता के साथ अगर हम चाहें कि सारी दुनिया हमारे सामने घुटने टेक दे तो यह असंभव है, क्योंकि क्राइम नेवर पेस। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।